जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है एक बार फिर आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न और आंसर की सीरीज में। और आज हम आपकी सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस के 5वें चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना इस अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं, सर क्या ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे? भाई तभी तो मेहनत की जा रही है भी। आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा और इस चैप्टर से बड़े प्रश्न यानी 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस उन्हीं प्रश्नों के ऊपर रहेगा। हालांकि फिर भी कोई 1-2 छोटे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट आने की संभावना है उनकी भी हम बात है वो कर लेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ राजस्थान बोर्ड ही नहीं, अन्य बोर्ड परीक्षाओं के जो बोर्ड स्टेट बोर्ड हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी अपना अभ्यास स्टार्ट कीजिए साथ में। और आज का अपना पहला प्रश्न है, 1 लाइनर से स्टार्ट कर रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। जब ताशकंद समझौता हुआ था उस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन MDM जिसको कहते हैं मिड डे मील, MDM दोपहर का भोजन स्कूली बच्चों के लिए यह योजना किसने लागू की थी? आपको बताना चाहूँ ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट में लागू हुई थी और उस टाइम वहाँ के मुखिया थे के कामराज जो सिंडिकेट के प्रमुख थे के कामराज। तो भारत के अंदर तमिलनाडु में ये कंसेप्ट आया सबसे पहले और देने वाला के कामराज था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है इनके लिए। और अगला प्रश्न है कि भारत में चौथे आम चुनाव कब हुए? तो 5 आम चुनावों की बात आपके पाठ्यक्रम में अब तक हम कर चुके हैं, 3 पहले हो चुकी है, चौथा ये रहा फरवरी 1967 में। फरवरी 1967 में चौथे आम चुनाव हुए। लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं भी 5वें आम चुनाव कब हुए? लोकसभा के 5वें आम चुनाव उस टाइम है ना, लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी साथ ही होते थे, फरवरी 1971 में। तो फरवरी 67 में चौथे आम चुनाव और फरवरी 71 में 5वें आम चुनाव लोकसभा चुनाव है वो भारत में संपन्न हुए। उसके बाद प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा है वो किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? अच्छे प्रश्न है। अब ये 2-2 नंबर वालों में भी इतनी इस तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं, तो समझिएगा 1971 के चुनाव में गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने जो चुनावी गठबंधन बनाया था उसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। 1971 में गैर साम्यवादी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने जो चुनावी गठबंधन बनाया वो ग्रैंड अलायंस कहलाया। उसके बाद देखिएगा एक मैचिंग का प्रश्न है। मैचिंग का प्रश्न अगर आता है तो 4 नंबर का आएगा। इस तरीके से एक तरफ कोई तथ्य और दूसरी तरफ उनकी सही बातें हैं वो दी जाएगी। तो यहाँ सिंडिकेट, दल बदल नारा और गैर कांग्रेसवाद, ये गलती से गैस लिखा हुआ है, गैर कांग्रेसवाद, ये चीज़ें आपको दी गई है, आपको सही मैच करना है इनके सामने। तो अब आपको मैं बता देता हूँ इनका सही मैच जो है। तो देखिएगा, सिंडिकेट यानी कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह होता है। दल बदल कोई जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर आता है, जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। नारा का क्या मतलब है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा है। और गैर कांग्रेसवाद की बात करें तो कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना गैर कांग्रेसवाद है वो कहलाता है। तो ये मैचिंग वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबी, असमानता, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन के सवाल उस टाइम है वो अनसुलझे थे। तो यानी ये समस्याएं उस टाइम थी देश में, इसलिए उसे खतरनाक दशक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद क्या था? तो कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टियों द्वारा बनाई गई रणनीति थी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद है वो नाम दिया था। मैचिंग वाले के अंदर भी थी ये बातें, थोड़ा थोड़ा समझिएगा, बहुत ही आसान है। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनके सामने कौन सी दो समस्याएं थी, उनके बारे में बात करें तो एक तो उस टाइम मानसून की असफलता थी जिससे भयंकर सूखा पड़ा, और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं वो शास्त्री जी के टाइम थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजनीतिक गठबंधन क्या है, भारत में इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? तो देखिएगा पहले राजनीतिक गठबंधन क्या है इसकी बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद किया गया आपसी समझौता राजनीतिक गठबंधन कहलाता है, और इसका उद्देश्य है वो सरकार का निर्माण करना होता है, और भारत में इसकी शुरुआत है वो 1967 के चुनाव के बाद हुई। तो 1967 के जो चुनाव चौथे आम चुनाव है उसके बाद ही राजनीतिक गठबंधन, और उन चौथे चुनाव आम चुनाव के बाद ही दल बदल वाली जो नीति है, आयाराम गयाराम वाली जो बातें हैं वो देखने को मिली थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चौथे आम चुनाव 1967 के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है? चौथे आम चुनाव का जो रिजल्ट है उसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है? तो देखिएगा कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया चौथे आम चुनाव में, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। दल बदल की राजनीति इसी चुनाव में शुरू हुई थी और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनाव हार गई थी, तो इसलिए इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा है वो दी जाती है। तो ये मेन दो चार बातें आपको इस प्रकार के प्रश्नों में लिखनी होती है। अगला प्रश्न है कि 1970 के दशक में, ये तो प्रश्न आना ही आना है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? कोई दो कारण लिखिए, चार आपके सामने लिखे, आप कोई भी दो लिखिए, हो सकता है तीन पूछ ले चार पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ चार दिए हैं। एक तो देखिए पहला है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का विजयी होना और बांग्लादेश का निर्माण करवाना, ये सबसे बड़ी वजह थी। और दूसरा था भूमि सुधार के कानूनों को लागू करवाने का अभियान है वो इंदिरा जी ने चलाया। तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और प्रीवी पर्स को समाप्त करना। और चौथा क्या, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिलाओं में अधिक लोकप्रिय होना। तो ये चार प्रमुख बातें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार है वो काफी लोकप्रिय हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट का क्या अर्थ था? सिंडिकेट क्या है? तो देखिएगा कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। एक नंबर में तो आप इतने भी लिख सकते हो, बाकी आपके याद रहे तो और भी लिख सकते हो। अगर दो नंबर का है तो कुछ एक दो बातें और लिख दीजिए। तो कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं के जो समूह था उसे अनौपचारिक रूप से, यानी कोई नियम नहीं था लेकिन कहते थे भी सिंडिकेट है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर पूरा कंट्रोल था। इसमें प्रमुख नाम आते हैं के कामराज, पाटिल है, संजीव रेड्डी है, निजलीगप्पा है, अतुल्य घोष है। ये प्रमुख सिंडिकेट के नेता है वो कहलाते हैं कांग्रेस के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? हमने जान लिया भी सिंडिकेट क्या था, अंदर का ताकतवर नेताओं का ग्रुप था, वो कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाते थे उसकी बात अगर हम करें तो देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट ने सहायता की थी। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इनकी निर्णायक भूमिका रही भी कौन से किन को क्या बनाना है, और इसने तब नीतियों के निर्माण और लागू कराने में प्रमुख भूमिका है वो भी निभाई। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेता कांग्रेस ओ में ही रहे और भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद है वो प्रभावहीन हो गए। तो सिंडिकेट का जो प्रभाव कांग्रेस में है वो 1971 तक रहा। उसके बाद में क्योंकि इंदिरा गांधी ने इनको हाशिए पर कर दिया था, इनसे इनकी पूछ ही खत्म कर दी थी, तो इसलिए सिंडिकेट अपने आप धराशायी हो गया। फिर ये अलग हो गए, कांग्रेस इंदिरा गांधी ने अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बना ली और आज वही पार्टी चल रही है आगे। तो सिंडिकेट का क्या भूमिका रही? स्टार्टिंग में इनकी चलती थी, ये जैसा करते वैसा
ही होता था और यही हुआ। अभी शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, अपने स्वार्थों के लिए बनाया था इन्होंने इन सबको। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में ही टूट की शिकार हुई। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लें भी, कौन सी वजह थी भी 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। तो देखिए पहला है कि 1969 में कांग्रेस में इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने उस टाइम जो लोकसभा अध्यक्ष थे संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी भी संजीव रेड्डी है वो राष्ट्रपति बने। ऐसे में इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति थे उस टाइम वीवी गिरी, उनको स्वतंत्र उम्मीदवार बना दिया, उनको तैयार कर दिया भी आपको चुनाव लड़ना है, मैं आपका साथ दूंगी। और ये कांग्रेस पार्टी में फूट का प्रमुख कारण था। तो 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो इस फूट का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। दूसरा, इंदिरा द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और प्रिवी पर्स जैसे मुद्दों पर मोरारजी देसाई से मतभेद होना, ये एक कारण रहा। उसके बाद आगे बात करें, तीसरा तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी है वो चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संजीव रेड्डी वो चुनाव हार गए थे। तो पार्टी का टूटना तय हो गया था और कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को उस टाइम पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इंदिरा अलग हो गई, उसने अपनी पार्टी बनाई, उसने कहा भी जो जहां मैं हूं वही असली कांग्रेस है। इस प्रकार जो कांग्रेस पार्टी है वो पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के अंदर विभाजित हो गई। तो ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो इससे स्पष्ट होता है भी 1969 में इन वजह से हैं वो कांग्रेस पार्टी टूटी थी, विभाजित हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियां क्या थी। जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी, क्या है, तो देखिएगा पहला है 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत और इंदिरा गांधी की राजनीति के दृष्टिकोण से कम अनुभवी होना, एक तो ये समस्या थी। दूसरा, इस समय देश है वो आर्थिक संकट में था, मानसून की असफलता से खेती में गिरावट थी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई थी। तीसरा, कांग्रेस पार्टी अपने अंदर विभिन्नता को थाम कर नहीं चल पा रही थी। और चौथा, विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित था और कहीं अधिक ताकतवर था पहले की वजह से। तो ये 4 प्रमुख चुनौतियां हैं वो उस टाइम कांग्रेस के सामने थी, तो अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि 1971 के बाद चुनाव के बाद है वो किन कारणों से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई, यानी दोबारा स्थापित हो गई, टूट गई थी फिर वापस स्थापित हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे उनकी बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा 1971 के चुनाव में कांग्रेस के पीछे इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व का हाथ रहा एक तो। दूसरा, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने जीत का आधार तैयार किया। तीसरा है कि इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया और प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़कर बातें की, भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके पास देश के विकास हेतु एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम था और कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की है वो क्षमता थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की 1971 के बाद है वो पुनर्स्थापना है वो होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, और प्रश्न है कि प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं और इस व्यवस्था की समाप्ति के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। प्रीवी पर्स जानते हैं पहले क्या होता है। भारत में आज़ादी के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, तब इनके तात्कालिक राजाओं को जीवन यापन हेतु विशेष धनराशि और भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई। इन भत्तों को ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। प्रीवी पर्स की समाप्ति की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए 1970 में संविधान संशोधन का प्रयास किया, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी निरस्त कर दिया। 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया इंदिरा गांधी ने इसे और जन समर्थन प्राप्त किया और 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन किया। इस प्रकार प्रीवी पर्स की समाप्ति के राह में मौजूदा कानूनी अड़चनें हैं वो समाप्त हो गई। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना। तो देखिएगा इस चैप्टर के अंदर आपके सामने ये 21 क्वेश्चन की हमने बात की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से हैं वो तैयार कर लीजिएगा। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम पार पाकर ही रहेंगे। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
जीतना अपनी आदत है। आप सबका साथ रहा, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन जीत निश्चित है। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।